हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन। हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का टॉपिक। राजस्थान हिस्ट्री पूरा हम सब्जेक्ट करेंगे। राजस्थान का जैसे कि सिलेबस हमने पहले ही चर्चा कर ली है, तो सबसे पहले तो हम राजस्थान हिस्ट्री को कवर करेंगे। जैसे जैसे टॉपिक्स होते जाएंगे राजस्थान हिस्ट्री कवर हो जाएगी। उसके बाद में हम आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे राजस्थान का। तो सबसे पहले तो राजस्थान हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले तो राजस्थान हिस्ट्री का जो नॉर्मल परिचय है, हिस्ट्री का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय में हम जो इतिहास है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, किसे कहा जाता है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम पढ़ेंगे सभ्यता। सभ्यताएं, राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं जिनमें से क्वेश्चंस मोस्टली आते ही हैं। और इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ के जो शासन काल चले हैं, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार, फिर आता है राजपूत वंश। तो राजपूत वंश जो आता है उसमें अलग अलग मान्यता है कि कोई उन्हें सूर्यवंशी मानता है, कोई चंद्रवंशी और कोई ब्राह्मण वंश का मानता है। तो ये सारी किस किसने क्या क्या कहा था वो एक छोटा सा टॉपिक है, वो हम लेंगे राजपूत। फिर उसके बाद में हम अलग अलग रियासतों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मेवाड़ है, मेवाड़ का इतिहास, फिर मारवाड़ का इतिहास, आमेर का इतिहास, बीकानेर का इतिहास, अजमेर का इतिहास, रणथंभौर का इतिहास और जालोर का इतिहास। ऐसे हम सारे ही क्षेत्र के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसे करते करते जो मध्यकालीन इतिहास है वो तो हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद आता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में राजस्थान में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1857 की क्रांति। ये एक टॉपिक हम ले सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लेंगे एकीकरण राजस्थान का। राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए हैं उनके बारे में। किसान आंदोलन के बाद में प्रजामंडल और इसके अलावा जो भी राजस्थान हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करेंगे वन बाय वन। और उसके बाद ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद हम आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे। तो ये सारा पूरा हमारा स्ट्रेटेजी रहेगी हिस्ट्री की। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय से। सामान्य परिचय से स्टार्ट करने के बाद जो अगला वीडियो होगा वो हमारा सभ्यताओं का होगा। सबसे पहले तो ये हमारी पृथ्वी, जो कि पहले आग के गोला कहते थे, फिर धीरे धीरे जब ये ठंडी हुई तो यहाँ पर महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार आदि बने। तो यहाँ पर दो लैंड देखे गए थे पृथ्वी पर। एक तो था अंगारा लैंड और दूसरा है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। बाकी जो बचा क्षेत्र है वहां पर था जल। तो कुल मिलाकर 71% क्षेत्र पर तो पानी था और 29% स्थल भाग। और ये जो इन दोनों ही लैंड के बीच का जो भाग था उसे कहा जाता था टेथिस सागर। टेथिस सागर। आज राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वे सभी किसका अवशेष मानी गई है? टेथिस सागर का। खारे पानी की झीलों के अवशेष भी किसको माना गया है? टेथिस सागर। फिर इसके बाद में हम देखते हैं इतिहास। सबसे पहले तो पूरे विश्व के इतिहास का जनक किसे माना गया है? विश्व के इतिहास का जनक माना गया है हेरोडोटस। हेरोडोटस। और इनका ग्रंथ कौन सा था? इनका ग्रंथ था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं तो भारत के इतिहास का जनक, भारत के इतिहास का जनक माना गया है वेद व्यास को। वेद व्यास। वेद व्यास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? इन्होंने लिखा था महाभारत, जिसका प्राचीन नाम था जय संहिता। और इस महाभारत ग्रंथ में कुल कितने श्लोक थे? 1,00,000 श्लोक। और इसी का एक भाग है, इसका एक भाग है जिसे कहा जाता है भगवत गीता।
इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास की। तो राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड, इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कौन थे ये, कब भारत आए थे, राजस्थान आए थे, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजें देखी कि विश्व के इतिहास का जनक कौन था, हेरोडोटस। भारत के इतिहास का जनक वेदव्यास। और राजस्थान के इतिहास का जनक कौन थे, तो कर्नल जेम्स टोड। आगे हम देखते हैं राजस्थान में कुछ रियासतें थी, जैसे कि बीकानेर रियासत, आमेर रियासत, हाड़ौती का क्षेत्र या हाड़ौती रियासत, मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत। इन सारी ही रियासतों को मिलाकर इस पूरे भाग को 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस नाम के व्यक्ति ने इस पूरे क्षेत्र को राजपूताना कहा। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि राजस्थान को राजपूताना सर्वप्रथम किसने कहा, जॉर्ज थॉमस ने कहा। और इन्होंने राजस्थान को राजपूताना मौखिक रूप में कहा, ओरली बोला था। इसको लिखित रूप किसने दिया, लिखित रूप दिया था विलियम फ्रैंकलिन ने। विलियम फ्रैंकलिन, इन्होंने इसे लिखित रूप दिया। और लिखित रूप दिया है तो कोई पुस्तक होगी इनकी, तो इनकी पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक इन्होंने कब लिखी, 1805 में। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं 1818 में एक व्यक्ति आए थे राजस्थान, जिन्हें EIC मींस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेजा था मेवाड़। उनका नाम है कर्नल जेम्स टोड, जो कि हमने आगे देखा था कि राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है, तो कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड सबसे पहले मेवाड़ आए थे, बाद में कार्यभार अधिक बढ़ाकर उन्हें हाड़ौती का क्षेत्र भी दे दिया गया था। तो इनकी सबसे पहले पुस्तक आई थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इनकी पहली पुस्तक थी। कई बार एग्जाम में इनकी पहली पुस्तक का नाम पूछा जाता है। और इसी पुस्तक का दूसरा नाम था द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। ये इसी पुस्तक का दूसरा नाम था। ये हम बात कर रहे हैं कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को रजवाड़ा या रायथान कहा। सर्वप्रथम राजस्थान को रजवाड़ा या रायथान कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, ये थे कर्नल जेम्स टोड। फिर उसके बाद में राजस्थान का सबसे प्राचीनतम नाम मिलता है राजस्थानी यादृत्य। राजस्थानी यादृत्य, ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम नाम है। और ये कहाँ से मिला है लिखित रूप में, इसके एविडेंस कहाँ से मिले, तो खीमल माता मंदिर। खीमल माता मंदिर, इस खीमल माता मंदिर से एक शिलालेख मिला है, बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। और उस शिलालेख में राजस्थान का नाम क्या मिलता है, राजस्थानी यादृत्य। इसका इस शिलालेख में टाइम भी लिखा हुआ है 682 ईस्वी। आगे एक
राजस्थान के इतिहासकार हैं मोहम्मद नैनसी। मोहम्मद नैनसी ने अपने ग्रंथ मोहम्मद नैनसी विख्यात है। मोहम्मद नैनसी का ग्रंथ है मोहम्मद नैनसी विख्यात। इन्होंने इस ग्रंथ में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। राजस्थान शब्द सबसे पहले किसने दिया? मोहम्मद नैनसी ने अपने ग्रंथ मोहम्मद नैनसी विख्यात में। और ये जो है ग्रंथ वो राजस्थान का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ है। राजस्थान का ऐतिहासिक ग्रंथ। ये तो कुछ बेसिक चीज थी कि राजस्थान को राजस्थान शब्द किसने दिया, राजस्थान किसने कहा, राजपूताना किसने कहा, और राजस्थान के इतिहास के जनक कौन थे इत्यादि। अब आगे हम देखते हैं कि हिस्ट्री जो है वो कैसे स्टार्ट हुई है। इसमें वन बाय वन कैसे पार्टीशन किया गया है कि पाषाण काल कौन सा है, ताम्र युग कौन सा है, कांस्य युग कौन सा है, कांस्य के बाद में कौन सा युग आया। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम। फर्स्ट सबसे पहला युग आता है पाषाण युग। पाषाण युग, पाषाण युग को हम देखते हैं 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, इसके 3 पार्ट्स हैं। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। पूरा पाषाण युग को क्या कहा गया है? पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है कि पूरा पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है, पेलियोलिथिक, या डायरेक्ट ऐसा आ जाता है कि पाषाण काल की कोई विशेषता दे दी जाती है और ऑप्शन में पाषाण काल न देखकर पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक ये दे दिया जाता है। तो मध्य पाषाण को और किस नाम से जाना जाता है? मेसोलिथिक एज। और नव पाषाण युग को कहा जाता है नियोलिथिक एज। एज। अब इनमें मेजर डिफरेंस क्या था कि पूरा पाषाण किसे कहा गया, मध्य किसे कहा गया, नव क्यों कहा गया। इसमें कुछ आधार माने गए हैं, जैसे कि मानवीय गतिविधियां। मानवीय गतिविधियां पूरा पाषाण काल की मानवीय गतिविधियां थी संग्रह करना और आखेटक। आखेटक का मतलब होता है शिकार आदि करना। पूरा पाषाण युग के जो लोग थे वो बिल्कुल आदि मानव थे, क्योंकि वो संग्रह वगैरह करते थे फल वगैरह का और शिकार आदि करते थे। फिर उसके बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ा मध्य पाषाण युग गया, और इसमें क्या चेंजेस हुए मानवीय गतिविधियों में? तो यहाँ लोग पशुपालन करना शुरू कर दिया था। लोगों ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। उसके आगे देखते हैं नव पाषाण युग में क्या हुआ। तो नव पाषाण युग आते आते लोगों को कृषि करना आ गया था, कृषक वर्ग में आने लग गए। ये मानवीय गतिविधियों के धीरे धीरे चेंजेस होते गए, और जैसे जैसे चेंजेस होते गए युग चेंज होते गए। पूरा पाषाण से मध्य, मध्य से नव पाषाण होता गया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरा पाषाण में आविष्कार कौन से हुए हैं। तो सबसे पहले तो आग का आविष्कार हुआ है, वो हुआ है पूरा पाषाण युग में, आग। फिर उसके बाद मध्य पाषाण युग में प्रक्षेपास्त्र तकनीक आ गई। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का मतलब तीर कमान आदि चलाना लोग सीख गए थे, तीर कमान भी थी। और क्या आया इसकी विशेषता मध्य पाषाण युग की? तो यहाँ शैल चित्रण इसकी मुख्य विशेषता है। शैल चित्र, रॉक पेंटिंग जिसे कहा जाता है। और नव पाषाण काल में तो हम सबको बताइए पहिए का आविष्कार हो गया था, पहिए का आविष्कार। और इसमें क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण युग में जो औजार यूज में लिए जाते थे वो बड़े आकार के होते थे। फिर मध्य पाषाण युग में जो औजार होते थे वो तुलनात्मक रूप से थोड़े छोटे होने लग गए, तुलनात्मक रूप से छोटे।
और नवपाषाण युग में जो औजार यूज में लिए जाते थे वो नुकीले और धारदार होते थे, नुकीले। इस तरह से हम पूरा पाषाण, मध्य और नवपाषाण युग को डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, राजस्थान की एक मुख्य सभ्यता है बागोड़ सभ्यता, जहां से रॉक पेंटिंग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बागोड़ सभ्यता जो है वो इन तीनों में से किस में आएगी? तो मध्य पाषाण युग में आएगी। मध्य पाषाण युग की सभ्यता है बागोड़ सभ्यता। आगे हम देखते हैं इतिहास। मेन टॉपिक ये है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा है? इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इन तीनों को अलग अलग भागों में बांटने का मेन पर्पस या मेन आधार क्या है? तो प्राक ऐतिहासिक तो उस इतिहास को कहेंगे जिसमें न तो प्राक ऐतिहासिक उस इतिहास को कहेंगे जिसमें लिखित अवशेष मिले ही नहीं है, ओनली पुरातात्विक अवशेष ही मिले हैं, लिखित एविडेंस है ही नहीं, केवल पुरातात्विक अवशेष। पुरातात्विक अवशेष का मतलब है कुछ ऐसी चीजें मिली है जिससे हम आइडिया या अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ तब के लोगों की लाइफस्टाइल ये रही होगी। जैसे थाली, चम्मच, कटोरी, या तब कोई हल यूज किया जाता था तो वो लकड़ी का हल, ये सारी विशेषताएं जिसमें पाई जाती है या अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, उसे कहा जाता है पुरातात्विक अवशेष। लिखित रूप से कोई एविडेंस नहीं मिला है कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता में ये चीजें पाई गई थी या उसका कोई ईयर लिखित रूप में दे रखा है। फिर आगे हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक युग उसे कहते हैं जिसमें लिखित प्रमाण भी मिले हैं और पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हुई है कि जो लिखित अवशेष मिले हैं वो ऐसे हैं जिनको पढ़ा ही नहीं गया है, आज दिन तक उन्हें पढ़ा ही नहीं गया है, तो इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। पढ़ा ही नहीं गया है ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसलिए हुआ है क्योंकि इसकी जो लिपि है, लिखित आद्य ऐतिहासिक काल की जो लिपि है वो पढ़ने योग्य नहीं है, अभी तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है, पढ़ने योग्य नहीं है। इस पर अभी भी रिसर्च वगैरह चल रही है कि इसकी लिपि को पढ़ा जा सके। इसकी लिपि ऐसी क्यों है? क्योंकि इसमें बाईं से दाईं ओर या दाईं से बाईं ओर लिखा गया है, ये इस तरह के से लिखा गया है, इसीलिए इसे सर्पाकार लिपि, गोमुद्रित लिपि या सैंधव लिपि भी कहा जाता है। तो इस इतिहास में जितने भी स्थल मिले हैं या जो भी अवशेष मिले हैं उनको पुरातात्विक अवशेष के आधार पर ही अनुमानित किया गया है, लिखित रूप से कोई अवशेष अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है। ऐतिहासिक युग में क्या होता है? ऐतिहासिक युग में पुरातात्विक और लिखित दोनों ही अवशेष प्राप्त होते हैं और लिखित जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनकी लिपि को पढ़ा गया है, पढ़ने योग्य लिपि थी, उस काल को कहा जाता है ऐतिहासिक काल। इसमें तो आता है पाषाण युग। पाषाण के बाद आता है ताम्र और कांस्य युग, ये दोनों ही आते हैं आद्य ऐतिहासिक युग में। और ऐतिहासिक युग में आता है लौह युग। लौह युग सबसे पहले तो लोग पत्थर से परिचित थे, इसलिए उन्हें कहा जाता है पाषाण युग। फिर उसके बाद में तांबा आया और तांबा प्लस कांसा, ये मिलकर बनता है आद्य ऐतिहासिक युग। और लोह, इसके कांसे के बाद में कौन सा था? तो लौह युग। लोहे से लोग परिचित होने लगे और उस युग को कहा गया लौह युग। भारत में लौह युग कब आया? तो ये 6वीं शताब्दी के आसपास, 6वीं शताब्दी के आसपास आया। तो यहाँ तक तो हमने डिवाइड किया है कि इतिहास को किन किन भागों में बांटा गया है। प्राक ऐतिहासिक क्यों कहा गया है, आद्य ऐतिहासिक। अब यहाँ जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में पुरातात्विक अवशेष तो प्राप्त हुए हैं लेकिन लिखित अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, पर उसकी लिपि को नहीं पढ़ा गया है, इसलिए इस सभ्यता को कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। इस तरह से हम आगे की सारी सभ्यताएं को पढ़ेंगे। राजस्थान की जितनी भी इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं उसमें क्या क्या विशेषताएं रही हैं
उन सबको पढ़ेंगे और सभ्यता होने के बाद में हम ऐतिहासिक युग पर आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। इतिहास के बारे में हमने समझा है, इतिहास को हमने डिवाइड किया अलग अलग भागों में, और आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा सभ्यताओं का होगा। सभ्यताओं का जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है, और राजस्थान में जितनी भी सभ्यता के स्थल है उनकी जो कुछ विशेषताएं उन सबको हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को बस यहाँ तक ही ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।